YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र का संबंध। यह है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार उसमें प्रथम यूनिट में शामिल है। यह है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के क्रम में है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। इससे पहले वीडियो में देखा हमने राजनीति विज्ञान व इतिहास तथा राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में समानता और असमानता। इसमें राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र, क्योंकि ये दोनों ही सामाजिक विज्ञान के अंग हैं। और प्राचीन काल का अगर देखा जाए तो यूनान में, जो ग्रीक है, यूनान में अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। उसे राजनीति शास्त्र के अंग के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। अरस्तु ने भी राजनीति को मास्टर साइंस कहा है उन्होंने। इस आधार पर उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। उनकी राजनीति संबंधी पुस्तकों में आर्थिक विचार भी दिखाई देते हैं। अरस्तु की राजनीति जो पुस्तक है उसमें आर्थिक विचार भी हैं। भारत में जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी, उन्होंने उसका नाम अर्थशास्त्र ही रखा। हालांकि वो राजनीति पर लिखा गया, परंतु अर्थशास्त्र है, उसमें आर्थिक विचार भी शामिल है। हालांकि आज दोनों विषयों राजनीति विज्ञान और शास्त्र का पूरी तरह विकास हो चुका है और दोनों अलग अलग विषय हैं, परंतु दोनों सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं, इसलिए दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध भी दिखाई देते हैं। गार्नर का कथन है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण आर्थिक होता है। बिस्मार्क का कथन है, मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं बल्कि व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। यानी राजनीति और अर्थशास्त्र का संबंध दिखाता है। चैम्बरलेन कहता था, हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः अपने साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी है। इन दोनों के अंदर संबंध दिखाया गया था। इसमें समानता के अंदर देखें तो सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाओं के विकास में ये सहायक रहता है। वर्तमान में राज्य की जो उत्पत्ति है और उसका विकास है, उसमें आर्थिक क्रियाओं ने बहुत योगदान दिया है और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बनी है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि आदिम समाज में जब निजी संपत्ति, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का उदय हुआ, तो धीरे धीरे समाज के ढांचे में आर्थिक परिवर्तन हुआ और उसका प्रभाव राज्य के संगठन पर पड़ा। उनके अनुसार सामंतवादी आर्थिक ढांचे के स्थान पर पूंजीवादी आर्थिक ढांचे की स्थापना होती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी राजतंत्र के स्थान पर उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को, निजी संपत्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और राजनीति का आधार उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को ही माना था। दूसरा, जो अर्थशास्त्र है, राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। राज्य की जो नीतियां हैं, इसके क्रियाकलाप है, उसके आर्थिक परिस्थितियों का बहुत ही प्रभाव होता है। किसी भी राज्य में कानूनों की प्रकृति का संबंध उन मांगों से होता है जिनका उन्हें सामना करना होता है, और यह मांगे साधारण रूप से उस ढंग पर आधारित होती है जिसके अनुसार समाज में आर्थिक शक्ति का वितरण किया जाता है। जैसे भारत की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। भारत में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन किया है। प्रथम में बहुत ही तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए भारत ने
योजनाबद्ध विकास का तरीका अपनाया, पंचवर्षीय योजना अपनाई, प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, और राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई इन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद चूंकि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, तो मुख्य ध्यान गरीबी हटाने पर ध्यान दिया गया और लोकतांत्रिक समाजवाद की नीति को अपनाने पर जोर दिया गया। यानी लोकतंत्र और समाजवाद की अच्छाइयों को मिलाते हुए एक नई पॉलिसी बनाएगी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों सहभागिता के साथ विकास करते हैं। ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की गई। आज भी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही संचालित है। और फिर जो पुनः परिस्थितियां बदली, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद भारत ने उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की नीति को भी। तीसरा, जब आर्थिक असंतोष अस्थिरता का कारण है। जब भी समाज में आर्थिक असंतोष होता है तो उससे युद्ध होता है, क्रांतियां होती है, समाज में असंतोष होता है, इसको अस्थिरता पैदा करता है। जैसे 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति थी, तो वहां पर आर्थिक असंतोष के कारण हुई। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई, इसे साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, उसका भी तत्कालिक कारण आर्थिक अस्थिरता ही थी। और इटली में फासिस्ट तानाशाही, जर्मनी में नाजी तानाशाही, स्पेन में गृह युद्ध आदि का कारण आर्थिक असंतोष व अर्थव्यवस्था को ही माना गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं निहित है। इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान के आर्थिक शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह को जन्म दिया और बांग्लादेश 1971 में नया देश बना। इस तरह से इस आर्थिक असंतोष से देश में अस्थिरता होती है। जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बहुत होती है, अस्थिरता आती है देश में। चौथा, इसमें ये एक तरह से जो 3 पॉइंट्स है, ये अर्थशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन है 3 पॉइंट्स, और नीचे वाले जो ये 3 पॉइंट है, 4, 5 है, ये राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र को देन है। यानी राजनीति विज्ञान भी अर्थशास्त्र को सामग्री प्रस्तुत करता है, अध्ययन का आधार प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य आर्थिक व्यवस्था का निर्धारक, राज्य की जो नीतियां होती है समाज के आर्थिक ढांचे व व्यवस्था को निर्धारित करती है। राज्य की नीति के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन व वितरण की प्रणाली निश्चित की जाती है। जैसे व्यक्तिवादी राज्य द्वारा पूंजीवादी आर्थिक ढांचे की स्थापना होती है और समाजवादी राज्य द्वारा समाजवादी आर्थिक ढांचे की स्थापना की जाती है। यानी समाजवाद कहाँ है, पूंजीवाद कहाँ है, ये राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही निर्धारित होता है। राज्य की नीतियां ही अर्थव्यवस्था को तय करती है और उसे प्रभावित करती है। भारत का उदाहरण दे सकते हैं। भारत ने अभी तक मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाया है और समय पर इन नीतियों के अनुसार ही आर्थिक ढांचे और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। एक तरह से राजनीति जो है वो अर्थशास्त्र को एक ये मटेरियल उपलब्ध करवाता है, सामग्री उपलब्ध करवाता है। इसमें प्रशासन पर प्रभाव, समाज के आर्थिक विकास पर प्रशासन के स्तर का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशासनिक स्तर उच्च संगठन का होता है और अपने जिम्मेदारी को पूरी तरह अच्छी तरह से निभाने में समर्थ होता है तो आर्थिक विकास भी अच्छा होता है, शीघ्र होता है। और यदि प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्ट होती है, नौकरशाही होती है, लाल फीताशाही होती है, तो आर्थिक विकास भी बहुत धीरे होता है। यानी नौकरशाही अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है कि किस तरह वो काम करती है। अगर धीरे करती है, भ्रष्टाचार है, तो वो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है। और नौकरशाही अगर बहुत ही उच्च स्तर की है तो अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। जैसे भारत व जापान को लिया जा सकता है। जापान के शीघ्र आर्थिक विकास का प्रमुख कारण वहां के कुशल प्रशासन को बताया जा सकता है। और भारत की धीमी आर्थिक गति के कारण भारत में प्रशासनिक अकुशलता को बताया जा सकता है, जो जापान की तुलना में ज्यादा कुशल नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है।
फिर युद्ध का प्रभाव। युद्ध एक प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक क्रिया है, पर इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। युद्ध के कारण संबंधित राज्यों का सैनिक व्यय बढ़ जाता है और आर्थिक प्रगति बहुत कम हो जाती है। प्रथम और द्वितीय युद्धों के बाद आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी आई, ऐसे ही द्वितीय युद्ध के बाद, और ऐसे ही इसी प्रकार 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1965 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रभाव का भी भारत की प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से अब वर्तमान में 2021 में ये विश्वव्यापी कोरोना के खिलाफ भी एक तरह से युद्ध चल रहा है, तो ये इससे देश की प्रगति बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन जो है कोरोना कोविड-19 की रोकथाम में खर्च हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे इस चीज का अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमने दोनों के अंदर समानता देखी कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में समानता है। राजनीतिक संस्थाओं के विकास में आर्थिक जो क्रिया है वो सहायक होती है, अर्थशास्त्रीय नीतियों को प्रभावित करता है। आर्थिक जहाँ असंतोष होता है तो वहाँ अस्थिरता होती है। राज्य ही आर्थिक व्यवस्था का निर्धारक होता है। प्रशासन पर प्रभाव, युद्ध का प्रभाव। इसीलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, क्योंकि राजनीति द्वारा ही आर्थिक ढांचा, अर्थव्यवस्था सारी निर्धारित होती है और उसी के अनुसार व्यवस्था संचालित होती है। अब आगे देखेंगे हम राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में असमानता, क्योंकि दोनों दो विषय हैं। एक का संबंध राजनीति से है, मनुष्य राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक संस्थाओं से है। दूसरा जो है अर्थ से, यानी अर्थ का मतलब धन होता है, धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित शास्त्र है। तो दोनों का ही अपना अपना विकास हुआ है और दोनों में पर्याप्त अंतर है। दोनों में मुख्य में अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन की दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही व्यक्ति व वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, दोनों ही। परंतु राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से व्यक्ति का अध्ययन करता है, राजनीतिक रूप में अध्ययन करता है, और वस्तुओं का जो अध्ययन है वो बहुत ही गौण रूप से, मामूली रूप से कहीं होगा। और वहीं अर्थशास्त्र मुख्य रूप से वस्तुओं का अध्ययन करता है और व्यक्ति का सीमित रूप में अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है और राजनीति विज्ञान का व्यक्तियों से। इसके अतिरिक्त दोनों के अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से भी अंतर है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, बहुत बड़ा है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में वे सब विषय आते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, और इस दृष्टि से स्वयं अर्थशास्त्र भी उसके अंतर्गत आता है। किंतु अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। राजनीति विज्ञान ज्यादा व्यापक है और अर्थशास्त्र सीमित है, यानी देश की आर्थिक नीतियां भी राजनीति द्वारा निर्धारित होती है। बड़ा एक छोटा है। दूसरा प्रकृति की दृष्टि से, इन दोनों में प्रकृति की दृष्टि से भी पर्याप्त अंतर है। राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है। आदर्शात्मक यानी वर्तमान का अध्ययन भी कर रहा है और भविष्य में कैसा होना चाहिए। राज्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य को लोगों की भलाई करनी चाहिए। प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया, अरस्तु ने आदर्श राज्य का वर्णन किया। आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, भविष्य को भी अध्ययन करता है। परंतु अर्थशास्त्र मात्र वर्णनात्मक विज्ञान है, वो वर्णन कर रहा है अर्थव्यवस्था का। राजनीति शास्त्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों से विचार करता है, वो मूल्यों को महत्व देता है। अर्थशास्त्र मात्र भौतिक दृष्टि से वो विचार करता है। तो दोनों में प्रकृति की दृष्टि से अंतर है। तो हम इस प्रकार समानता और असमानता देखी। इसमें इन शास्त्रों में काफी समानता भी है और असमानता भी है। गिलक्राइस्ट ने इस संबंध में कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है और अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। तो दोनों आधारभूत अंतर के बाद भी इसके अंदर काफी घनिष्ठ संबंध है। इस घनिष्ठता को देखते हुए चार्ल्स बियर्ड ने कहा कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक व महत्वहीन रचना मात्र है। दोनों ही शास्त्रों की घनिष्ठता को देखते हुए 1952 में यूनेस्को के तत्वाधान में गठित कैम्ब्रिज राउंड टेबल में आग्रह किया गया था कि राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान उसके सिलेबस में अर्थशास्त्र के नियम भी होने चाहिए, तभी देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरह चल सकती है। और आज भी राजनीति शास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है
समाजवाद का, साम्यवाद का, देश की आर्थिक नीतियों का, तो वो एक तरह से अर्थशास्त्र की है, दोनों में काफी घनिष्ठता भी है और इन दोनों में आवश्यक तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों ही विषयों के अंदर, दोनों के ही अंदर बहुत ही समानता भी है और असमानता भी है। दोनों का अगर विषय रूप साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, सार्वजनिक वित्त वगैरह, ये जो है दोनों के कॉमन पॉइंट्स भी है जिनका अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है आपको ये राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस